पूरे हिंदुस्तान का वो पहला राज्य है जहां पर यूसीसी पास किया गया। क्यों? क्योंकि सरकार शायद दंगे चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि सत्ता में रहने के लिए दंगे कराना जरूरी है। कि हल्द्वानी में जो ये बीभत्स घटनाएं हुई वो लगातार हो रही हैं, जब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसको सुलगाने की कोशिश कर रही है। वहां का मुसलमान वो मुसलमान है जो देश के साथ खड़ा होता रहा, और उस मुसलमान को किस तरीके से तमाम गालियां दी गई, तमाम चीजें कही गई, उसका नतीजा है कि उसमें गुस्सा है। ये दंगे फसाद कराने का नाम दिया जाता है, जिससे हिंदुओं के मन में, जो बहुसंख्यक हैं, उनके मन में नफरत भरी जा सके। और उनमें नफरत जब भरेगी तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा वो मुस्लिम्स पे हमला करेंगे, या मुस्लिम्स के ऊपर प्रशासन कोई अटैक करेगा तो उसे जस्टिफाई करेंगे, और उसका फायदा वो लोग उठाएंगे जो बहुसंख्यक की राजनीति कर। तो स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है। हिंदुओं के नाम पर, हिंदू तुष्टीकरण के नाम पर बनी आरएसएस, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक बाद में कहा गया, पहले स्वयंसेवक संघ बनाया गया था, हिंदू स्वयंसेवक संघ, तो वह बनाया गया। और उस आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से बांटना शुरू किया, सावरकर ने जहर बोना शुरू किया, और नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान में लोगों के दिलों में जहर भरा जाने लगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन टूटने लगा। दूसरी तरफ अंबेडकर जी को किस तरीके से बरगलाकर और वो किया गया, और उसके बाद में दलितों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई, आदिवासियों को भी की गई। लेकिन हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान बन चुका था, नेहरू का हिंदुस्तान बन चुका था, पटेल का हिंदुस्तान बन चुका था, मौलाना का हिंदुस्तान बन चुका था। उसने कहा नहीं, हम लड़ने के लिए नहीं, हम एक साथ मिलकर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे देश का एक ऐसा राज्य दंगों में झुलस रहा है जो सामान्य तौर पे कभी दंगों के लिए नहीं जाना जाता। वहां के इतिहास में सामान्य तौर पे कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा हो, चाहे अलग राज्य बनने के बाद। तो वह राज्य है उत्तराखंड, और उस उत्तराखंड में जहां के लोग देश के लिए लड़ने के लिए, जहां के लोग देश को बचाने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, देश के निर्माण में जिनका योगदान है, वो लोग आज दंगे की भेंट क्यों चढ़ गए? ये हालात क्यों पैदा हुए? यह आज सोचने का विषय है। क्या ऐसा हो रहा है जो अल्पसंख्यकों के मन में एक डर पैदा कर रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि अल्पसंख्यकों को चुन चुन के खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? यह सवाल खड़ा है। आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, कम से कम 300 लोग घायल हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। सरकार कहती है, पुलिस कहती है कि लोगों ने हमला कर दिया, उन्हें दंगाई कहती है, और जो वहां के लोग हैं, निवासी हैं, वो बार बार बयां करते हैं, उनके वीडियो सामने आते हैं कि पुलिस पत्थर बरसा रही है, पुलिस लाठी चला रही है, पुलिस गोली भी चला रही है, और न जाने क्या क्या कर रही है। उनके धार्मिक स्थलों को बुलडोज कर रही है। और ये वही राज्य है जहां पर कभी दंगे नहीं होते थे। क्यों हुए? क्योंकि उस राज्य में अचानक यूसीसी पास किया गया। क्यों पास किया गया? वहां इतनी जरूरत क्या पड़ गई थी? क्या ऐसा हो गया? सवाल खड़े हैं, बहुत ज्यादा सवाल खड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान का वो पहला राज्य है जहां पर यूसीसी पास किया गया। क्यों? क्योंकि सरकार शायद दंगे चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि सत्ता में रहने के लिए दंगे कराना जरूरी है, फसाद कराना जरूरी है। चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है इस समय वो ये है कि आखिर ये दंगे हुए क्यों और हुआ क्या? वास्तव में कुछ दिन पहले एक मुस्लिम
मिस्टर मलिक है, उनका एक बाग था। उस बाग में एक मदरसा बना हुआ था। सरकार कहती है वो मदरसा सरकारी भूमि पे था, और उस बाग के मालिक उस जमीन का पट्टा दिखाते हैं कि साहब हमारी है जमीन, सरकारी रिकॉर्ड में हमारी है। तो सरकार ने लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुनी, नोटिस दे दिया, कहा साहब उजाड़ देंगे। और जब उजाड़ने की कोशिश की तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे उजाड़ देंगे। वो हाईकोर्ट गए, नैनीताल हाईकोर्ट में 14 तारीख को उस पर सुनवाई का है। उसके पहले अचानक दूसरी नोटिस आती है, और उसके बाद में शाम को लेकर के बुलडोजर सब पहुंच जाते हैं और मदरसा गिराने लगते हैं, मस्जिद गिराने लगते हैं और सब कुछ करने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है, लोगों का गुस्सा आएगा, और वो गुस्सा शुरू, लोगों की लड़ाई शुरू हुई, लोगों ने विरोध किया, और इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि पुलिस ने बल प्रयोग किया। और जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो बचाव में थोड़ी बहुत जैसी स्थिति होती है वो भी हुआ, और इस घटना का नतीजा यह हुआ कि वहां पर एक बवाल की स्थिति पैदा हो गई, अराजक स्थिति पैदा हुई। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिए, कर्फ्यू लगा दिया, जैसे होता है, और उस तरीके से तमाम प्रतिबंधों के बीच में लोगों को फंसा दिया। लोगों को कहना है कि आपको हमारे मदरसे से इतनी नफरत क्यों है, हमारी मस्जिद से इतनी नफरत क्यों है, क्यों नफरत है हमारी ही बस्ती से। इतना बड़ा उत्तराखंड है। इतिहास बताता है कि चाहे आजादी के पहले हो या आजादी के बाद, एक 1996 में वहां पर छोटा मोटा सांप्रदायिक दंगा हुआ था, और एक दंगा हुआ था वहां पर 2011 में। इन दोनों की वजहें क्या थी, उनको भी देखने की जरूरत है। किस तरीके से उन लोगों के साथ में एक ज्यादती करने की कोशिश की गई थी, जिसका नतीजा था अभी पिछले साल ही इसी बस्ती में, जो रेलवे की जमीन के साथ में ही जिन लोगों के घर थे, सैकड़ों साल पुराने घर थे, उन घरों को तोड़ना इसी सरकार ने शुरू कर दिया था। और जब यह किया तो वहां के लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका और कहा ऐसे कैसे आप उजाड़ सकते हैं। उन लोगों ने अपने कागज प्रस्तुत किए कि देखिए जमीन हमारी है, रिकॉर्ड में हमारी है, कैसे रेलवे की कही जा रही है और कैसे हमें उजाड़ा जा रहा है, और रेलवे किस तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर के ज्यादती कर रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को इसको जायज लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका और कहा जब तक पुनर्वास नहीं करते हैं तब तक उजाड़ेंगे नहीं। यहां पर क्या पुनर्वास की योजना दी थी? नहीं दी थी। और उजाड़ने की वजह क्या थी? किसको वो डिस्टर्ब कर रहा था? और वो कोई आज का बना मदरसा तो था नहीं, सालों साल पुराना था। और यदि लिमिटेशन एक्ट को देख लें तो उस मुताबिक तो वो जायज था। फिर ये क्यों हुआ? तमाम बस्तियां बस्ती हैं, तब तो किसी को वो नहीं होता है, अचानक ये सारी चीजें होने लगती हैं। तब पुलिस कहती है वहां 17 गलियां हैं, उन गलियों से निकल के लोगों ने ये दंगे किए। दंगे नहीं किए, दंगे फसाद करने के लिए उन्हें उकसाया गया। तो यह उकसाने का खेल किसने किया, क्यों किया, इस पर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले कि हल्द्वानी में जो ये बीभत्स घटनाएं हुई वो लगातार हो रही हैं। जब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसको सुलगाने की कोशिश कर रही है। वहां का मुसलमान वो मुसलमान है जो देश के साथ खड़ा होता रहा है, और उस मुसलमान को किस तरीके से तमाम गालियां दी गई, तमाम चीजें कही गई, उसका नतीजा है कि उसमें गुस्सा है। अब जिस उत्तराखंड में सबसे कम मुसलमान है, और जहां सबसे कम मुसलमान है, बड़ा थोड़ा ही संख्या हो, वहां पर यूसीसी लेकर के आप आएंगे। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के अंदर एक अजीब सी चीज भर दी है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता के नाम पर
आप उनका क्या उद्धार करने जा रहे हैं? कितने लोग हैं जिनका उद्धार करने जा रहे हैं? और जिनका उद्धार करने की आप बात कह रहे हैं, उन्होंने तो आपसे मांगा ही नहीं है। कानून कहते हैं तब बनना चाहिए जब उसकी जरूरत महसूस हो, उस पर आपत्तियां मांगी जाए और सारी चीजें हो और सारे स्टेक्स से चर्चा हो। लेकिन किसी चीज का पालन नहीं हुआ, बस करना है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और उस एजेंडे के लिए इसको सुलगाया गया। ये दंगे फसाद कराने का नाम दिया जाता है, जिससे हिंदुओं के मन में, जो बहुसंख्यक हैं, उनके मन में नफरत भरी जा सके। और उनमें नफरत जब भरेगी तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, वो मुस्लिम्स पे हमला करेंगे या मुस्लिम्स के ऊपर प्रशासन कोई अटैक करेगा तो उसे जस्टिफाई करेंगे और उसका फायदा वो लोग उठाएंगे जो बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है। कमोवेश इसी तरह की नीति मणिपुर में अपनाई गई और मणिपुर में भी सत्ता प्रायोजित दंगे फसाद हुए और जो पिछले 9 महीने से लगातार चल रहे हैं। सैकड़ों सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग बेघर हुए हैं और हजारों लोग घायल। तमाम बेटियां बलात्कार का शिकार हुई, गैंग रेप का शिकार हुई। तमाम बेटियां निर्वस्त्र करके, नंगी करके उनकी परेड कराई जाती है। तो यह हिंदुस्तान हमने बनाया है। इतिहास देखें तो हिंदुस्तान के अंदर जो दंगे हुए, उन दंगों का इतिहास कब से आता है? मुगल काल में कभी दंगा नहीं हुआ, उसके पहले कभी दंगा नहीं हुआ, चाहे खिलजी हो चाहे जो हो। जो सावरकर लिखते हैं कि 1200 साल हम मुसलमानों के गुलाम रहे, तमाम लोगों के गुलामी की बात करते हैं, तो उन 1200 साल में तो दंगे नहीं हुए। तो दंगे कब से हो रहे? दंगों को जन्म किसने दिया? जब हिंदू मुस्लिम ने मिलकर भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम 1857 लड़ा, उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि यदि ये एक हो जाएंगे तो हमारे लिए जगह नहीं बचेगी। जब 1857 में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के भारत की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी, तो वो अंग्रेजी हुकूमत को यह महसूस हुआ कि यदि ये एक हो जाएंगे तो हमारी सत्ता नहीं चलेगी। और इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वह किया जो सबसे ज्यादा घिनौना था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम में दरार डालने का काम शुरू किया। बहरहाल उसको बचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। जब 1885 में कांग्रेस बनी तो उसने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और सबको जोड़ करके आगे बढ़ने का काम शुरू किया। होते होते यह स्थिति हुई कि हिंदुस्तान में जब भी दंगे हुए, फसाद हुए, उस एकता ने उसे संभाला। और 1921 याद करिए, जब प्रिंस आते हैं ब्रिटेन से, तो वही उस मुंबई में जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया जाता है, और वो इस कारण से कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों ने उनको आईना दिखाया था। और तब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चल रहा था। वो दिन याद करिए। हो सकता है छोटे मोटी बातें नहीं हो, लेकिन लोगों ने भुलाई और हमने उससे एक माहौल बनाया जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत डरी। वह दिन था, और वह दिन था जब मोतीलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी और सारे लोग मौजूद थे और वहां पर मौलानाओं ने कहा कि हो सकता है सिख भाइयों से कि हमारे तमाम पूर्वजों ने कोई गुनाह किया हो सत्ता में रहते हुए, उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं और आपको लगता है कि इसके लिए कोई सजा देनी चाहिए तो हमारे सर, हमारे भाइयों के सर आपके सामने है, आप काट लीजिए। आप सोचिए उस समय, तब सिखों ने कहा नहीं, हम साथ होकर के चलेंगे और सिंह सभा ने घोषणा की कि हम साथ लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई लड़ी और जीता गया। ये भारत में अप्रतिम उदाहरण है। यही चीजें खली
और उसके बाद में अंग्रेजों ने एक मुस्लिम लीग को जन्म देने का काम किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुओं के नाम पर, हिंदू तुष्टीकरण के नाम पर बनी आरएसएस, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक बाद में कहा गया, पहले स्वयंसेवक संघ बनाया गया था, हिंदू स्वयंसेवक संघ, तो वह बनाया गया। और उस आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से बांटना शुरू किया, सावरकर ने जहर बोना शुरू किया, और नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान में लोगों के दिलों में जहर भरा जाने लगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन टूटने लगा। दूसरी तरफ अंबेडकर जी को किस तरीके से बरगलाकर, और वो किया गया, और उसके बाद में दलितों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई, आदिवासियों को भी की गई, लेकिन हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान बन चुका था, नेहरू का हिंदुस्तान बन चुका था, पटेल का हिंदुस्तान बन चुका था, मौलाना का हिंदुस्तान बन चुका था। उसने कहा नहीं, हम लड़ने के लिए नहीं, हम एक साथ मिलकर, और उन्होंने एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी, और अंततः हम जीते। लेकिन जीतने की हद तक आते उसके पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस ने प्रस्ताव पारित किया कि हम एक राष्ट्र में नहीं रह सकते। और याद करिए, सावरकर ने अपनी पुस्तक में जो दो राष्ट्र का सिद्धांत लिखा है, वो अपने आप में इसको समझा जा सकता है कि कैसे उन्होंने आग लगाई। जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बात करी, तो इन दोनों ने लिख करके दिया कि नहीं, आप भारत मत छोड़िए, हम आपके साथ होंगे। तो ये गद्दार लोगों की स्थिति थी, और ये लड़ाना चाहते थे। दूसरी तरफ यही दोनों मिलकर सत्ता का सुख भी ले रहे थे, और भारत के 3 राज्यों में अपनी सरकारें चला रहे थे, 3 राज्यों में। और उन्हीं 3 राज्यों में आजादी के वक्त सबसे ज्यादा दंगे फसाद हुए, चाहे बंगाल हो, चाहे सीमांत प्रांत हो, चाहे पंजाब हो। और ऐसी स्थिति में भारत को कैसा विभत्स स्थिति देखनी पड़ी, कितने दर्द के साथ भारत का बंटवारा हुआ, और इस बंटवारे को कराने के बाद भी इन्हें चैन नहीं आया, और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कभी अयोध्या में अचानक मूर्ति रख दी जाती है मस्जिद के एक दीवार तोड़ के, और कभी काशी विश्वनाथ में तमाम ड्रामे किए जाते हैं, और कभी मथुरा में ड्रामे किए जाते हैं। बहरहाल तत्कालीन सरकारें समझदार थीं, उन्होंने संभाला, जोड़ने की कोशिश की, लड़ाई को खत्म करने की कोशिश की, और नेहरू जी ने सेक्युलरिज्म को पूरी तरीके से लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री को मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, या किसी गुरुद्वारे या किसी चर्च में नहीं जाना चाहिए, उसे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो यह थी सोच थी। उन्होंने अपने राष्ट्रपति को भी इसके लिए समझाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी थी। बहरहाल वो जो नफरत फैलाने वाले थे, वो शांत कहां रहते। उन्होंने एक साजिश कश्मीर में रची। हजरत बल में मोहम्मद साहब के उस बाल को चोरी करने का काम किया गया, और उस अपराध के लिए बहरहाल तत्कालीन सरकार ने उस पर काम किया, बाल भी बरामद हुआ, वो बंदा भी पकड़ा गया, और वो पता चला वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से आग लगाई जाती है, और ये आग किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं लगाई जाती रही। चाहे जब 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 कांग्रेस कमजोर पड़ी है, तब तक इस देश को दंगों में झोंका गया है, और वो झोंकने वाला कौन था? आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, यही लोग थे। और इन्होंने जिस तरीके से इसको आग लगाई, उसका नतीजा हुआ कि उसके कारण वहां पे कांग्रेस की सरकारें हटी, और उसके बाद में इनकी सत्ताएं आई। चाहे आप गुजरात का दंगा देख लीजिए, जो अब तब बॉम्बे प्रांत होता था, और चाहे आप गुजरात के अभी 2002 के दंगे देख लीजिए, चाहे आप बिहार में भागलपुर का दंगा देख लीजिए,
1989 का, और उसी के बाद में वहां जनता दल सरकार आ गई थी। और इसी तरीके से आप चाहे उत्तर प्रदेश में दंगे देख लीजिए, चाहे देश के तमाम सारे उन राज्यों में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, इस तरह के दंगों में झोंका गया। और ये दंगे फिर एक बार देश आगे बढ़ रहा था, शांति से चल रहा था, प्रगति कर रहे थे, सभी वर्ग कर रहे थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मनमोहन सिंह अच्छे से राज चला रहे थे। पहले उसे बदनाम किया गया तमाम भ्रष्टाचार, दूसरे आरोप में, और फिर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराने का काम किया गया। आरोप लगाए गए कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, उनके बचाव में काम करती है। तो स्वाभाविक सी बात, जिनकी आबादी कम होती है उनको, उनके ऊपर बहुसंख्यक आबादी हावी ना हो जाए, इसके लिए संरक्षा देना सरकार का दायित्व तो होता है। यदि वो निभाना तुष्टीकरण है तो किया जाना चाहिए। बहरहाल उसके बाद भाजपा सरकार आई, फिर किसी न किसी नाम पे, जो चूंकि पूर्ण बहुमत से आई थी, तो इसलिए उसने पूरी तरीके से नंगा नाच शुरू कर दिया। कभी मॉब लिंचिंग, कभी कुछ, और इस तरीके से करके हालत ये हुई। अब तक 10,000 से अधिक लोग हिंदू मुस्लिम दंगे में मुस्लिम्स मारे जा चुके। हिंदू की बात नहीं करता हूं, हिंदुओं की संख्या तो बहुत थोड़ी। बहरहाल दंगे दंगे होते हैं। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है उस समुदाय ने, जिसके पास यह ऑप्शन था कि वो हिंदुस्तान में रहे या हिंदुस्तान से बाहर चला जाए, पाकिस्तान में बस जाए। हिंदुओं के पास यह ऑप्शन नहीं था। बावजूद उसने हिंदुस्तान को अपना देश चुना, भारत को अपना देश चुना, इंडिया को अपना देश चुना, और उसकी सजा उसे दी जा रही है। कभी मेवात में, नूह में हमले किए जाते हैं, कभी दूसरी जगह किए जाते हैं, और ये हमले कौन लोग करते हैं? आप याद करिए, मेवात और नूह ये अलवर और भरतपुर राज्य का हिस्सा होते थे, और यहां तत्कालीन जो राजा थे वो संघ से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने किस तरीके से इस दंगे को भड़कवाया था और उन लोगों को निकाल के भेज रहे थे, वो जा रहे थे इस देश को छोड़ के। गांधी जी गए और समझाया और रोका, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। किस तरीके से दिल्ली को आग लगाने की कोशिश हुई थी, किस तरीके से बंगाल में भी विभत्स घटनाएं हुई, जहां गांधी जी खुद गए, और वहां पर क्या भूलेंगे उनको? क्या भूलेंगे कि किस तरीके से 87 में मेरठ में मलियाना कांड हुआ? ऐसी घटनाएं जानबूझ के अंजाम दी गई, उन लोगों ने करवाई। सरकार ने बचाने की कोशिश की तो उसे बदनाम किया गया, और फिर भगवाई रंग में सब रंगने की कोशिश है। इसीलिए ये दंगे कराए जा रहे हैं। और आज भी वह उत्तराखंड जो प्यार से रहता था, उसे जलाया जा रहा है, और उसके जलाने की हर साजिश की जा रही है, और फिर बदनाम किया जाता है एक कौम को दोषी बताया जाता है। यही इस देश का दुर्भाग्य बनता जा रहा है, और यही सवाल है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जब G20 के आए सम्मेलन में, तो यही बात बोलना चाह रहे थे। यहां पे तो नहीं उन्हें बोलने दिया गया, लेकिन यहां से निकल के जैसे ही वो वियतनाम पहुंचे, वहां पर उन्होंने यही बात कही कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित, और यह बात अब दुनिया कह रही है। तो आप समझिए इस देश में किस जहर को बो दिया गया है। वो जहर का बोने का दोषी कौन है? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उनकी डबल इंजन की सरकारें, और नफरत का खेल चल रहा है। सोचना समझना आपको है कि आप इंसान हैं या हैवान हैं। यदि आप इंसान हैं तो इंसानियत में रहिए, वो मोहब्बत करना सिखाता है। इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कि सब मिल के रहो और हर वर्ग को, हर किसी को न्याय मिले, समाज टूटे नहीं। इसीलिए जो 5 न्याय के उनके सिद्धांत हैं, उनमें एक यह भी है। जय